क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर नए बिजनेस या स्टार्टअप क्यों फेल हो जाते हैं? क्या इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं होता या उनका प्रोडक्ट खराब होता है? नहीं। एरिक रीज कहते हैं कि स्टार्टअप्स के फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वे उन चीजों को बनाने में अपना साल और पैसा बर्बाद कर देते हैं जिन्हें कोई खरीदना ही नहीं चाहता। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बंद होकर 6 महीने तक एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं और जिस दिन आप उसे लॉन्च करते हैं उस दिन उसे खरीदने कोई नहीं आता। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बुरा सपना हो सकता है। ये किताब द लीन स्टार्टअप इसी बर्बादी को रोकने के लिए लिखी गई है। ये हमें सिखाती है कि कोहरे में गाड़ी कैसे चलानी है। यह बताती है कि कैसे कम से कम समय में यह पता लगाया जाए कि ग्राहक असल में क्या चाहता है, न कि वो जो हमें लगता है कि उसे चाहिए। इस किताब के लेखक एरिक रीज हैं। एरिक कहते हैं कि स्टार्टअप एक बहुत ही अलग तरह की दुनिया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम पुराने बड़ी कंपनियों वाले नियम किसी नए स्टार्टअप पर लगा दें तो वो सफल हो जाएगा। यानी एक लंबा चौड़ा बिजनेस प्लान बनाओ, रणनीति बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसे बेचो। लेकिन एरिक कहते हैं कि ये तरीका पूरी तरह गलत है। पुरानी कंपनियों को पता होता है कि उनका ग्राहक कौन है और उनका प्रोडक्ट क्या है, लेकिन एक स्टार्टअप को कुछ नहीं पता होता। एरिक रीज स्टार्टअप की एक बहुत ही साफ परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्टअप एक मानवीय संस्था है जिसे अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में एक नया प्रोडक्ट या सेवा बनाने के लिए बनाया गया है। यहां सबसे जरूरी शब्द है अनिश्चितता। स्टार्टअप का मतलब ही है कि आप कोहरे में चल रहे हैं। आपको नहीं पता कि आगे खाई है या रास्ता, इसलिए पुराने नक्शे यहां काम नहीं करते। इस कहानी को समझने के लिए हमें एरिक की अपनी कंपनी IMVU की कहानी सुननी होगी। सन 2004 में एरिक एक कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO बने। उनकी टीम का विजन एक ऐसा ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाना था जहां लोग 3D अवतार के जरिए एक दूसरे से बात कर सकें। ये उस समय की बात है जब AOL और MSN मैसेंजर बहुत लोकप्रिय थे। एरिक और उनकी टीम ने सोचा कि वे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो इन पुराने मैसेंजर के साथ जुड़ जाएगा, यानी आप अपने पुराने दोस्तों से ही 3D में बात कर सकेंगे। एरिक और उनकी टीम ने पागलों की तरह काम करना शुरू किया। वे ऑफिस में ही सोते थे। उन्होंने 6 महीने तक लगातार कोडिंग की। वे चाहते थे कि जब प्रोडक्ट लॉन्च हो तो उसमें कोई कमी न रहे, उसमें कोई बग न हो। 6 महीने बाद उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। एरिक को लगा कि लॉन्च होते ही लाखों लोग इसे डाउनलोड करेंगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। कोई भी नहीं आया। उन्होंने दोस्तों और परिवार के लोगों से मिन्नतें करके प्रोडक्ट डाउनलोड करवाया, लेकिन समस्या ये थी कि लोग उस प्रोडक्ट को समझ ही नहीं पा रहे थे। एरिक को लगा कि शायद क्वालिटी खराब है, शायद उनका कोड अच्छा नहीं है। लेकिन जब वे असली ग्राहकों के पास गए और उनसे बात की तो उन्हें एक कड़वा सच पता चला। ग्राहक ये चाहते ही नहीं थे कि वे अपने पुराने दोस्तों को किसी नए 3D चैट पर बुलाएं, क्योंकि अगर वे अपने दोस्तों को बुलाते और सॉफ्टवेयर काम न करता तो उनकी बेइज्जती होती। असल में ग्राहक ये चाहते थे कि वे इस नए सॉफ्टवेयर पर नए अजनबी लोगों से मिलें और नए दोस्त बनाएं। एरिक कहते हैं कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। उन्होंने 6 महीने उस कोड को लिखने में बर्बाद कर दिए जो किसी को चाहिए ही नहीं था। वो कोड कचरा था। अगर उन्होंने पहले दिन ही एक कच्चा पक्का प्रोडक्ट लोगों को दिखा दिया होता तो उन्हें ये बात 6 महीने पहले पता चल जाती। उनका पैसा और वक्त बच जाता। यहीं से शुरुआत होती है लीन स्टार्टअप के सबसे बड़े सिद्धांत की, जिसे एरिक कहते हैं वैलिडेटेड लर्निंग, यानी ऐसी सीख जो प्रयोग से साबित हुई हो। एरिक कहते हैं कि स्टार्टअप का मकसद पैसा कमाना या प्रोडक्ट बनाना नहीं है। स्टार्टअप का असली मकसद ये सीखना है कि एक टिकाऊ बिजनेस कैसे बनाया जाए। और ये सीख कमरे में बैठकर नहीं आती, ये ग्राहकों के पास जाकर आती है। इस किताब का नाम द लीन स्टार्टअप इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें टोयोटा कंपनी के लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हैं। जापान की कार कंपनी टोयोटा ने दुनिया को सिखाया कि बर्बादी को कैसे कम किया जाए। टोयोटा का मानना था कि हर वो काम जो ग्राहक के लिए वैल्यू यानी कीमत पैदा नहीं करता वो कचरा है और उसे हटा देना चाहिए। एरिक ने इसी सोच को सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप की दुनिया में लागू किया। एरिक कहते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन असल में हम एक प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे वैज्ञानिक लैब में प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक पहले एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं। ठीक वैसे ही एक बिजनेसमैन को भी सोचना चाहिए। एरिक इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं ज़ैपोस कंपनी का। ज़ैपोस आज दुनिया की सबसे बड़ी जूतों की ऑनलाइन दुकान है, लेकिन जब इसके संस्थापक निक स्विनबर्न ने शुरुआत की थी तो उन्होंने कोई बड़ा गोदाम नहीं बनाया। उन्होंने कोई वेबसाइट बनाने वाली बड़ी टीम नहीं रखी। उनका बस एक छोटा सा सवाल था, क्या लोग सच में इंटरनेट से जूते खरीदेंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो अपने पास की जूतों की दुकानों में गए।
उन्होंने दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपके जूतों की फोटो खींच सकता हूं, और अगर कोई ऑनलाइन इसे खरीदेगा तो मैं आपके पास आकर इसे पूरे दाम में खरीद लूंगा। दुकानदार मान गए। निक ने जूतों की फोटो खींची और एक साधारण सी वेबसाइट पर डाल दी। जब किसी ने ऑर्डर दिया तो निक दुकान गए, जूता खरीदा और उसे पार्सल कर दिया। इसमें निक का फायदा कुछ नहीं था, बल्कि मेहनत ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली थी। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि लोग सच में अनजान वेबसाइट से जूते खरीदने को तैयार हैं। बिना लाखों डॉलर खर्च किए उन्होंने अपने बिजनेस आइडिया को टेस्ट कर लिया था। इसे ही एरिक रीज MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं। MVP का मतलब है प्रोडक्ट का वो सबसे छोटा रूप जो आप ग्राहकों को दिखाकर ये सीख सकें कि उन्हें क्या चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो, ये जरूरी नहीं कि उसमें सारे फीचर हों, बस इतना काफी है कि वो आपकी परिकल्पना को टेस्ट कर सके। एरिक एक और उदाहरण देते हैं कोडक गैलरी का। मार्क कुक, जो कोडक गैलरी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो एक नया फीचर बनाना चाहते थे। यह फीचर शादी के एल्बम से जुड़ा था। उनका मानना था कि शादी में मेहमान जो फोटो खींचते हैं उन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऑनलाइन एल्बम बनाया जाए जहां सभी मेहमान अपनी फोटो अपलोड कर सकें और फिर वे मिलकर एक एल्बम प्रिंट करवा सकें। ये आइडिया सुनने में बहुत अच्छा था, लेकिन क्या लोग इसे इस्तेमाल करेंगे? मार्क की टीम ने पहले सोचा कि पूरा प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन फिर उन्होंने लीन तरीका अपनाना सही समझा। उन्होंने असली प्रोडक्ट बनाने की बजाय एक नकली अनुभव तैयार किया। जब वे एक शादी में गए तो उन्होंने मेहमानों को पर्चे बांटे, जिस पर लिखा था कि आप अपनी फोटो इस वेबसाइट पर अपलोड कर दें, हम आपको एल्बम बनाकर देंगे। नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला था। बहुत कम लोगों ने फोटो अपलोड की, और जिन्होंने की उन्होंने एल्बम ऑर्डर नहीं किया। अगर मार्क ने पूरा प्रोडक्ट बना लिया होता तो उनका बहुत नुकसान होता। उन्होंने सीखा कि लोगों को एल्बम बनाने में नहीं बल्कि सिर्फ फोटो शेयर करने में दिलचस्पी थी। और सबसे बड़ी बात, लोगों को फोटो अपलोड करना बहुत मुश्किल काम लगता था। इस सीख की वजह से उन्होंने अपनी दिशा बदल दी और एक सफल प्रोडक्ट बना पाए। एरिक कहते हैं कि हर स्टार्टअप को एक फीडबैक लूप यानी चक्र से गुजरना चाहिए। इसे वो बिल्ड मेजर लर्न लूप कहते हैं, यानी बनाओ, मापो और सीखो। सबसे पहले आप एक छोटा सा प्रोडक्ट या आइडिया बनाते हैं, फिर आप ग्राहकों के पास जाते हैं और देखते हैं कि वे उस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसे मापना कहते हैं। और अंत में आप उस डेटा से सीखते हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या अपनी दिशा बदल देनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपना कच्चा पक्का प्रोडक्ट बाजार में उतारा तो उनका ब्रांड खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एरिक कहते हैं कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो सच तो यह है कि आपको कोई जानता ही नहीं है, तो ब्रांड खराब होने का डर कैसा? डर इस बात का होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा न बना दें जो किसी को चाहिए ही नहीं। एरिक ने अपनी किताब में 2 तरह की परिकल्पनाओं के बारे में बताया है जिन्हें हर स्टार्टअप को टेस्ट करना चाहिए। पहली है वैल्यू हाइपोथेसिस, यानी क्या ये प्रोडक्ट ग्राहक को कोई फायदा दे रहा है, और दूसरी है ग्रोथ हाइपोथेसिस, यानी क्या ये बिजनेस बड़ा हो सकता है, क्या नए ग्राहक आएंगे। फेसबुक का उदाहरण देखिए। जब फेसबुक शुरू हुआ तो उसने कोई विज्ञापन नहीं किया, लेकिन जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया वे इसके दीवाने हो गए। वे हर रोज इस पर वापस आते थे। इसका मतलब था कि प्रोडक्ट में वैल्यू थी, और फिर उन लोगों ने अपने दोस्तों को बताया, जिससे ये तेजी से फैला। इसका मतलब था कि इसमें ग्रोथ भी थी। निवेशकों ने फेसबुक में पैसा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मार्क जुकरबर्ग के पास कोई शानदार बिजनेस प्लान था। उन्होंने पैसा इसलिए लगाया क्योंकि आंकड़े ये साबित कर रहे थे कि लोग इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। लेकिन एरिक चेतावनी देते हैं कि हमें वैनिटी मैट्रिक्स यानी दिखावटी आंकड़ों से बचना चाहिए। दिखावटी आंकड़े वो होते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन बिजनेस की असली सेहत नहीं बताते, जैसे कि कुल कितने पेज व्यू आए या कुल कितने डाउनलोड हुए। हो सकता है कि आपने विज्ञापन पर बहुत पैसा खर्च किया हो, इसलिए लोग आपकी साइट पर आए हों, लेकिन अगर उन्होंने कुछ खरीदा नहीं तो वो आंकड़ा बेकार है। हमें एक्शन मैट्रिक्स पर ध्यान देना चाहिए, यानी कितने प्रतिशत लोगों ने साइन अप किया, कितने प्रतिशत लोग दोबारा वापस आए। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि एक स्टार्टअप का काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि सीखना है। हमने बिल्ड मेजर लर्न लूप यानी बनाओ, मापो और सीखो के चक्र को समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब हम माप लेते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा आइडिया काम नहीं कर रहा, तब हमें क्या करना चाहिए। यहीं पर एरिक रीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे पिवट कहते हैं। पिवट का शाब्दिक अर्थ होता है एक धुरी पर घूम जाना। बास्केटबॉल के खेल में जब खिलाड़ी के एक हाथ में गेंद होती है तो वो अपना एक पांव जमीन पर जमाए रखता है और दूसरे पांव को इधर उधर घुमाकर रास्ता खोजता है। स्टार्टअप की दुनिया में पिवट का मतलब बिल्कुल यही है।
इसका मतलब है कि आप अपने विजन यानी अपने मकसद को नहीं बदलते, लेकिन आप उस मकसद तक पहुंचने का रास्ता बदल देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पिवट का मतलब हार मान लेना है, लेकिन एरिक कहते हैं कि पिवट का मतलब हारना नहीं है। पिवट का मतलब है अपनी गलती को समय रहते सुधार लेना। एक सफल स्टार्टअप और एक असफल स्टार्टअप में यही फर्क होता है कि सफल स्टार्टअप सही समय पर पिवट कर लेता है, जबकि असफल स्टार्टअप अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खत्म हो जाता है। किताब में एरिक एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं एक कंपनी का जिसका नाम था काचिंग। बाद में ये कंपनी वेल्थफ्रंट के नाम से मशहूर हुई। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तो इसका आइडिया ये था कि ये एक फैंटेसी लीग गेम की तरह होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए। यानी लोग इसमें नकली शेयर बाजार का खेल खेलेंगे और जो सबसे अच्छा निवेशक होगा उसे इनाम मिलेगा। उन्होंने बहुत पैसा खर्च करके ये गेम बनाया, लेकिन जब इसे लॉन्च किया गया तो किसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। लोग गेम खेलने नहीं आए। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे लोग थे जो सच में बहुत अच्छे निवेशक थे। वे खेल नहीं रहे थे, वे अपनी काबिलियत साबित कर रहे थे। तब कंपनी के संस्थापकों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने गेम वाले हिस्से को पूरी तरह हटा दिया और उन्होंने अपनी कंपनी को एक निवेश करने वाली वेबसाइट में बदल दिया, जहां आम लोग उन माहिर निवेशकों की नकल कर सकते थे। यानी अब ये गेम नहीं था, अब ये असली पैसे निवेश करने की जगह बन गई थी। इसे ही पिवट कहते हैं। उन्होंने अपना रास्ता बदला और आज वेल्थफ्रंट दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन निवेश कंपनियों में से एक है। अगर वे अपने पुराने गेम वाले आइडिया पर अड़े रहते तो आज उनका नामो निशान नहीं होता। एरिक कहते हैं कि हर स्टार्टअप के पास एक रनवे होता है। रनवे वो रास्ता है जिस पर हवाई जहाज उड़ने से पहले दौड़ता है। स्टार्टअप की भाषा में रनवे का मतलब है कि आपके पास बैंक में कितना पैसा बचा है और आप कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आपके पास बैंक में 12 महीने का पैसा है तो आपका रनवे 1 साल का है। लेकिन एरिक इसे देखने का एक नया नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि रनवे का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितने महीने बचे हैं। रनवे का मतलब ये है कि आपके पास कितने पिवट बचे हैं, यानी आप कितनी बार अपनी गलती सुधार सकते हैं। अगर आप अपना पैसा धीरे खर्च करेंगे और जल्दी सीखेंगे तो आप ज्यादा बार प्रयोग कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा बार आप प्रयोग करेंगे आपके सफल होने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। स्टार्टअप्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा खत्म हो जाता है, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि पैसा खत्म होने से पहले वे सही रास्ता नहीं ढूंढ पाते। अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कब पिवट करना है और कब डटे रहना है। इसके लिए एरिक रीज ने एक नया तरीका दिया है जिसे वो इनोवेशन अकाउंटिंग यानी नवाचार लेखांकन कहते हैं। हम सब जानते हैं कि बड़ी कंपनियों में अकाउंटिंग कैसे होती है। वे देखते हैं कि कितना मुनाफा हुआ, कितनी बिक्री हुई। लेकिन एक स्टार्टअप के पास शुरू में न तो मुनाफा होता है और न ही बहुत ज्यादा बिक्री, तो वो अपनी तरक्की कैसे नापे? अगर आप सिर्फ बैंक बैलेंस देखेंगे तो वो शून्य ही दिखेगा। यहीं पर इनोवेशन अकाउंटिंग काम आती है। एरिक कहते हैं कि हमें कुल आंकड़ों को देखने की बजाय कोहॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। ये शब्द सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। कोहॉर्ट का मतलब होता है एक समूह। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर हर महीने नए लोग आते हैं। अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि इस महीने कुल कितने लोग आए, तो हो सकता है कि आप खुश हो जाएं क्योंकि आपने विज्ञापन दिया था। लेकिन ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि आप देखें कि जो लोग जनवरी में आए थे उनमें से कितने लोग फरवरी में वापस आए, और जो लोग फरवरी में नए आए थे उनमें से कितने लोग मार्च में वापस आए। अगर जनवरी वाले समूह में से 10% लोग वापस आए थे और फरवरी वाले समूह में से सिर्फ 5% लोग वापस आए, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है, भले ही कुल भीड़ बढ़ रही हो। इसे ही कोहॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। ये आपको सच दिखाता है। एरिक अपनी कंपनी IMVU का किस्सा सुनाते हैं। वे हर रोज कोडिंग करते थे और नया फीचर लाते थे। उन्हें लगता था कि वे प्रोडक्ट को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कोहॉर्ट एनालिसिस किया तो पता चला कि ग्राहक दोबारा वापस आ ही नहीं रहे हैं। उनकी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद उनकी टीम कामचोर हो गई है, लेकिन कमी काम में नहीं थी, कमी दिशा में थी। सही दिशा का पता लगाने के लिए एरिक एक और तकनीक का जिक्र करते हैं जिसे स्प्लिट टेस्टिंग या AB टेस्टिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही जादुई तरीका है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट का बटन लाल रंग का होना चाहिए और आपके पार्टनर को लगता है कि वो नीले रंग का होना चाहिए। आप दोनों घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन लीन स्टार्टअप का तरीका कहता है कि बहस मत करो, टेस्ट करो। आप अपनी वेबसाइट के आने वाले लोगों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। आधे लोगों को लाल बटन दिखेगा और आधे लोगों को नीला। फिर आप देखते हैं कि किस रंग के बटन पर ज्यादा लोगों ने क्लिक किया। ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। किताब में एक उदाहरण है
ग्रोकित नाम की कंपनी का। वे छात्रों को परीक्षा की तैयारी करवाते थे। वे देखना चाहते थे कि छात्रों को पढ़ाई के लिए कैसे आकर्षित किया जाए। उन्होंने एक टेस्ट किया। कुछ छात्रों को उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, और कुछ छात्रों को उन्होंने कोई इनाम नहीं दिया, बस पढ़ाई करने को कहा। नतीजा बहुत ही हैरान करने वाला था। जिन छात्रों को इनाम का लालच नहीं दिया गया था, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की। इनाम वाले छात्र जल्दी बोर हो गए। इस छोटे से टेस्ट ने कंपनी को लाखों डॉलर बर्बाद करने से बचा लिया, क्योंकि वे इनाम बांटने का पूरा सिस्टम बनाने वाले थे। एरिक ने अपनी किताब में पिवट के कई प्रकार बताए हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप पहचान सकें कि आपको किस बदलाव की जरूरत है। पहला है जूम इन पिवट। इसका मतलब है कि जो पहले आपके प्रोडक्ट का सिर्फ एक छोटा सा फीचर था, वही अब आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सोशल मीडिया साइट बनाई जिसमें फोटो शेयर करना, चैट करना और वीडियो डालना सब कुछ था, लेकिन आपने देखा कि लोग सिर्फ फोटो शेयर करना पसंद कर रहे हैं, तो आप बाकी सब हटा देते हैं और सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप बन जाते हैं। इसे जूम इन पिवट कहते हैं। दूसरा है जूम आउट पिवट। ये इसका उल्टा है। जब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट अपने आप में काफी नहीं है, तो आप उसे एक बड़े प्रोडक्ट का हिस्सा बना देते हैं। तीसरा है कस्टमर सेगमेंट पिवट। यानी आपका प्रोडक्ट तो सही है, लेकिन आप उसे गलत लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। किताब में एक उदाहरण है एक कंपनी का जो वकीलों के लिए सॉफ्टवेयर बना रही थी। वकीलों को वो सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आया, लेकिन कंपनी ने देखा कि वकीलों के सहायक यानी अकाउंटेंट्स को वो सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आ रहा है, तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट नहीं बदला, बस अपना ग्राहक बदल दिया। उन्होंने वकीलों की जगह अकाउंटेंट्स को बेचना शुरू कर दिया और वे सफल हो गए। चौथा है प्लेटफॉर्म पिवट। इसका मतलब है कि आप एक ऐप से एक प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, या एक प्लेटफॉर्म से एक ऐप बन जाते हैं। एरिक कहते हैं कि पिवट करने का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। इसे करना इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि जब हम पिवट करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हम पहले गलत थे, और अपनी गलती मानना किसी को पसंद नहीं होता। एरिक इसे वैनिटी मैट्रिक्स की वजह से होने वाला भ्रम कहते हैं। जब तक हमारे पास झूठे आंकड़े होते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, हम पिवट नहीं करते। हम सोचते हैं कि बस अगली बड़ी अपडेट के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सब ठीक कभी नहीं होता। इसलिए एरिक सलाह देते हैं कि हर स्टार्टअप को नियमित रूप से पिवट और परसिवियर मीटिंग करनी चाहिए। यानी हर कुछ हफ्तों में पूरी टीम को साथ बैठना चाहिए और खुद से कड़वा सवाल पूछना चाहिए। क्या हम तरक्की कर रहे हैं? क्या हमारे असली आंकड़े सुधर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो हम डटे रहेंगे, यानी परसिवियर करेंगे, और अगर जवाब ना है तो हमें पिवट करना होगा, यानी रास्ता बदलना होगा। एरिक कहते हैं कि एक स्टार्टअप की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी इस बात से नहीं नापी जाती कि उसने कितने फीचर बनाए, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि उसने कितना सीखा। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो किसी को नहीं चाहिए, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप प्रोडक्टिव नहीं हैं। आप बस व्यस्त हैं, और व्यस्त होने में और व्यापार करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस भाग में हमने सीखा कि कैसे सही आंकड़े हमें सच दिखाते हैं और कैसे पिवट हमें डूबने से बचाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब एक स्टार्टअप सही रास्ता ढूंढ लेता है और उसे अपने ग्राहक मिल जाते हैं, तो उसके सामने एक नई चुनौती आती है। वो है रफ्तार बढ़ाने की चुनौती। कैसे छोटे से गैरेज से निकलकर एक बड़ी कंपनी बना जाए, कैसे इंजन को तेज किया जाए ताकि गाड़ी रास्ते से न उतरे। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि गाड़ी को कैसे चलाना है और कब मोड़ना है। अब हम बात करेंगे कि गाड़ी की रफ्तार कैसे बढ़ानी है। जब आपको पता चल जाए कि ग्राहक क्या चाहता है, तो आप अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे। एरिक रीज इसे रफ्तार बढ़ाना कहते हैं। रफ्तार बढ़ाने के लिए एरिक एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली नियम समझाते हैं, जिसे वो छोटे बैच का सिद्धांत कहते हैं। इसे समझाने के लिए वो एक कहानी सुनाते हैं जो शायद आपने भी कभी अनुभव की होगी। कल्पना कीजिए कि आपको 100 लिफाफे तैयार करने हैं। हर लिफाफे में एक चिट्ठी डालकर उसे बंद करना है और उस पर पता लिखना है। आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप पहले सारी 100 चिट्ठियों को मोड़ें, उसके बाद आप उन सबको लिफाफों में डालें और अंत में उन सबको बंद करें। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह तरीका सबसे तेज है क्योंकि इसमें हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं। इसे बड़े बैच का तरीका कहते हैं। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप एक चिट्ठी लें, उसे मोड़ें, लिफाफे में डालें और बंद कर दें, यानी एक बार में एक पूरा लिफाफा तैयार करें। एरिक कहते हैं कि प्रयोगों में यह साबित हुआ है कि दूसरा तरीका, यानी एक बार में एक लिफाफा तैयार करना, पहले वाले तरीके से कहीं ज्यादा तेज है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं।
पहला कारण यह है कि जब आप 100 चिट्ठियां एक साथ मोड़ते हैं तो वो एक बड़ा ढेर बन जाता है जिसे संभालना मुश्किल होता है। और दूसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो ये है कि मान लीजिए आपने सारी 100 चिट्ठियां मोड़ लीं और जब आप उन्हें लिफाफे में डालने गए तो आपको पता चला कि चिट्ठी का आकार बड़ा है और वो लिफाफे में नहीं आ रही। अब क्या होगा? अब आपकी सारी मेहनत बेकार गई। आपको सारी चिट्ठियां दोबारा खोलनी पड़ेंगी। स्टार्टअप की दुनिया में भी यही होता है। कंपनियां सोचती हैं कि हम साल भर काम करेंगे और फिर एक बड़ा धमाका करेंगे। वे डिज़ाइन विभाग से डिज़ाइन बनवाती हैं, फिर उसे इंजीनियरिंग विभाग को देती हैं और फिर टेस्टिंग विभाग को। ये बड़े बैच का काम है। इसमें अगर कोई गलती हुई तो वो सबसे अंत में पता चलती है जब सुधारना बहुत महंगा पड़ता है। एरिक कहते हैं कि हमें छोटे बैच में काम करना चाहिए। थोड़ा बनाओ, उसे टेस्ट करो और आगे बढ़ो। इससे गलतियां जल्दी पकड़ में आती हैं और समय बचता है। एरिक ने अपनी कंपनी IMVU में इसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। उनकी कंपनी में इंजीनियर दिन में 50 बार नया कोड वेबसाइट पर डालते थे, यानी हर 15 मिनट में उनकी वेबसाइट अपडेट होती थी। सुनने में ये पागलपन लगता है। लोग सोचते हैं कि इससे तो वेबसाइट बार बार क्रैश होगी, लेकिन असल में इसका उल्टा हुआ, क्योंकि वे बहुत छोटे बदलाव कर रहे थे। इसलिए अगर कोई गलती होती थी तो उसे पकड़ना और सुधारना बहुत आसान होता था। इसे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अब सवाल आता है कि स्टार्टअप बढ़ता कैसे है। एरिक कहते हैं कि स्टार्टअप के बढ़ने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। इन्हें वो विकास के इंजन यानी इंजन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। एक स्टार्टअप को ये पता होना चाहिए कि वो किस इंजन पर चल रहा है। पहला इंजन है स्टिकी इंजन यानी चिपकने वाला इंजन। यह उन कंपनियों के लिए है जो चाहती हैं कि उनका ग्राहक एक बार आए तो कभी छोड़कर न जाए, जैसे कि डेटाबेस बनाने वाली कंपनियां या फोन कंपनियां। यहां सबसे जरूरी आंकड़ा ये नहीं है कि नए ग्राहक कितने आ रहे हैं, यहां सबसे जरूरी ये देखना है कि पुराने ग्राहक छोड़कर तो नहीं जा रहे। इसे चर्न रेट कहते हैं। अगर आपकी बाल्टी में छेद है तो उसमें पानी भरने का कोई फायदा नहीं। पहले छेद बंद करो, यानी ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखो। दूसरा इंजन है वायरल इंजन। ये सबसे मशहूर है, जैसे कि फेसबुक या व्हाट्सएप। यहां कंपनी विज्ञापन नहीं करती, यहां ग्राहक खुद विज्ञापन करता है। जब आप एक अच्छी चीज देखते हैं तो आप अपने दोस्तों को बताते हैं। यहां गणित बहुत सीधा है। एक ग्राहक कितने नए ग्राहकों को लाता है, इसे वायरल गुणांक कहते हैं। अगर हर ग्राहक एक से ज्यादा नए ग्राहक ला रहा है तो आपकी कंपनी जंगल की आग की तरह फैलेगी। जैसे टपरवेयर के डिब्बे घर घर में मशहूर हो गए क्योंकि लोग अपने दोस्तों को पार्टियां देकर उन्हें बेचते थे। तीसरा इंजन है पेड इंजन यानी पैसे देकर बढ़ने वाला इंजन। यह उन कंपनियों के लिए है जो विज्ञापन देकर अपना माल बेचती हैं। यहां नियम बहुत साफ है। अगर आपको एक नया ग्राहक लाने में 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और वो ग्राहक आपको जिंदगी भर में 1000 रुपये का मुनाफा देता है तो आप फायदे में हैं। आप वो मुनाफा दोबारा विज्ञापन में लगा सकते हैं और तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ग्राहक लाने का खर्चा उससे मिलने वाले मुनाफे से ज्यादा है तो ये इंजन फेल हो जाएगा। एरिक कहते हैं कि एक समय में एक ही इंजन पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप तीनों एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे जैसे स्टार्टअप बड़ा होता है उसमें समस्याएं भी बढ़ती हैं। सर्वर क्रैश होते हैं, गलतियां होती हैं। एरिक कहते हैं कि इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए एक जादुई तकनीक है जिसे 5 क्यों यानी द 5 वाई कहते हैं। जब भी कोई समस्या आए तो खुद से 5 बार पूछो कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी का सर्वर बंद हो गया। पहला क्यों, सर्वर क्यों बंद हुआ? जवाब मिला, क्योंकि एक नया कोड डाला गया था जो गलत था। दूसरा क्यों, गलत कोड क्यों डाला गया? जवाब मिला, क्योंकि इंजीनियर को पता नहीं था कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा क्यों, इंजीनियर को पता क्यों नहीं था? जवाब मिला, क्योंकि उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। चौथा क्यों, उसे ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई? जवाब मिला, क्योंकि उसके मैनेजर के पास ट्रेनिंग का समय नहीं था। पांचवां क्यों, मैनेजर के पास समय क्यों नहीं था? जवाब मिला, क्योंकि हम नए इंजीनियरों को बिना किसी योजना के भर्ती कर रहे हैं और उन्हें तुरंत काम पर लगा रहे हैं। देखिए, समस्या शुरू हुई थी एक तकनीकी गलती से, लेकिन 5 बार क्यों पूछने पर पता चला कि असली समस्या तकनीकी नहीं बल्कि मैनेजर की ट्रेनिंग प्रक्रिया में है। अगर आप सिर्फ सर्वर ठीक कर देते तो ये गलती दोबारा होती, लेकिन अब आप अपनी ट्रेनिंग प्रक्रिया को सुधारेंगे जिससे यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एरिक कहते हैं कि हर तकनीकी समस्या के पीछे एक मानवीय समस्या छिपी होती है, लेकिन एरिक एक चेतावनी भी देते हैं। 5 क्यों का इस्तेमाल लोगों पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका मकसद ये ढूंढना नहीं है कि किसकी गलती है, इसका मकसद ये ढूंढना है कि सिस्टम में कहाँ कमी है।
अगर आप लोगों को डांटेंगे तो वे सच बोलना बंद कर देंगे। किताब के अंत में एरिक रीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर मैनेजमेंट यानी प्रबंधन को एक बोरिंग और उबाऊ चीज मानते हैं। हमें लगता है कि स्टार्टअप तो जोश और जुनून का नाम है, वहां मैनेजमेंट की क्या जरूरत। लेकिन एरिक कहते हैं कि ये सोच गलत है। स्टार्टअप भी एक संस्था है और उसे भी मैनेजमेंट की जरूरत है, लेकिन पुराने जमाने के मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि एक नए तरह के मैनेजमेंट की जो अनिश्चितता को संभाल सके। एरिक का सपना है कि भविष्य में हम समय की बर्बादी बंद कर दें। हम ऐसी चीजें बनाना बंद कर दें जो किसी को नहीं चाहिए। कल्पना कीजिए कि हमारे पास कितना हुनर, कितनी ऊर्जा और कितना पैसा बच जाएगा अगर हम सही चीजों पर काम करें। लीन स्टार्टअप सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये दुनिया के संसाधनों का सम्मान करने का एक तरीका है। एरिक कहते हैं कि विज्ञान ने हमें बहुत ताकत दी है। हम कुछ भी बना सकते हैं। हम इंसान को चांद पर भेज सकते हैं, हम जेनेटिक्स बदल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम ये बना सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हमें ये बनाना चाहिए। और लीन स्टार्टअप हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है। यह किताब हमें सिखाती है कि असफल होना गलत नहीं है, लेकिन बिना सीखे असफल होना गुनाह है। अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो गया लेकिन आपने उसे ये सीख लिया कि ग्राहक को क्या चाहिए, तो वो असफलता नहीं है, वो एक निवेश है। तो दोस्तों, ये थी द लीन स्टार्टअप की पूरी कहानी। यह किताब हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। चाहे आप एक बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हों या कोई छोटा प्रोजेक्ट या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में कोई नया काम, यह नियम हर जगह लागू होते हैं। छोटा सोचो, जल्दी शुरू करो, मापो, सीखो और फिर से कोशिश करो। याद रखिए, कमरे के अंदर बैठकर योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकलिए और दुनिया से टकराकर सीखिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी एक शेयर की हुई जानकारी उनका साल भर का समय बर्बाद होने से बचा ले। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।